नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। साथियों, हिमाचल प्रदेश में जेबीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा हिमाचल कोर्ट में एक याचिका लगी है। अब ये याचिका देखिए, बीएड वर्सेज जेबीटी हिमाचल प्रदेश की जो जंग है, उस जंग में देखिए हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है, हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है, इसको मैं विस्तार से बताऊंगा कि कल की जो 20 नवंबर की सुनवाई थी, उस सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना क्या ऑर्डर दे रखा है और एडवोकेट ने जो है कि पैरवी करने में ब्रिज कोर्स की तरफ से क्या पक्ष रखा और सरकार के एडवोकेट की तरफ से जो है कि डिफेंड में क्या करा गया। जो डिफेंसिव एडवोकेट थे तो उन्होंने कौन से तर्क रखे हैं, तो डिफेंसिव एडवोकेट के तर्क और जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं, उन सारी चीज़ों को हम आज अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से केस थे। हिमाचल हाई कोर्ट में जेबीटी काउंसलिंग को लेकर के अलग अलग केस लगे हुए थे और इन केसों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले केस है चंपा देवी वर्सेज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसकी रिट पिटीशन नंबर है CWP नंबर 9043/2023। उसके अलावा सिविल रिट पिटीशन नंबर 9032/2023 रूपाली शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। और तीसरा जो केस है सिविल रिट पिटीशन नंबर 9035/2023, ये शायद किसी वर्मा जी का है या कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक केस हमारा भी जो है कि हिमाचल हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो शायद ये केस उन्हीं का होगा, क्योंकि मैं अभी केवल उनसे नॉन हूँ और बाकी जो रिट पिटिशनर हैं उनसे मैं नॉन नहीं हूँ। तो देखिए हिमाचल में जो भी तर्क रखे गए पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से और सरकार के एडवोकेट की तरफ से, तो साथियों आज का जो डिटेल है उस डिटेल वीडियो को मैं बताता हूं। दिनांक 20/11/2023 को हाईकोर्ट ऑफ हिमाचल के जस्टिस अजय मोहन गोयल की कोर्ट में ये केस लगा हुआ था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट मिस्टर सुनीत गोयल ने पैरवी की और अपना पक्ष कोर्ट में रखा। काफ़ी जोरदार बहस हुई। एडवोकेट की तरफ से पॉइंट टू पॉइंट सभी तथ्यों को कोर्ट में रखा गया। आपने देखा पॉइंट टू पॉइंट जो है कि कोर्ट में तथ्यों को रखा गया, लेकिन कोर्ट किसी भी तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने एक ही तर्क दिया कि ये जो कोर्स है केवल इन सर्विस टीचर के लिए है, न्यू रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है। तो बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं आज बता देता हूँ, आज हिमाचल कोर्ट में फिर एक इसी से रिलेटेड केस लगा हुआ है, जो कि चौथा केस होगा। तो अब मैं बता देता हूँ, जो स्टेट की तरफ से, जो स्टेट ऑफ हिमाचल की तरफ से महाधिवक्ता आए थे अनूप रतन जी और अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेंद्र जायसवाल के साथ एडवोकेट सुमित शर्मा और उप महाधिवक्ता श्री रजत चौहान जी जो लॉ ऑफिसर हैं, तो लॉ ऑफिसर ने भी तर्क रखे। देखिए क्या तर्क रखा गया। कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों का हवाला उन्होंने दिया। ठीक है, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से जो विज्ञप्ति आई, उस विज्ञप्ति में जो रूल रेगुलेशन और क्राइटेरिया बना, उस निर्देशों का हवाला देते हुए जो है कि अपना पक्ष रखा कि किसी भी याचिकाकर्ता के पास जूनियर बेसिक कोर्स यानी जेबीटी या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय या 2 साल का अपेक्षित डिप्लोमा नहीं है। अर्थात जो भी याचिका करता है उनके पास अनिवार्य योग्यता नहीं है। जबकि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ब्रिज कोर्स बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट की तरफ से एडवोकेट हैं उन्होंने तर्क रखा
कि जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने केस लगा रखा है उनके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए जूनियर बेसिक कोर्स यानी जेबीटी या प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का अपेक्षित डिप्लोमा नहीं है। तो उनका कहना था कि विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता न होने के कारण याचिकाकर्ताओं को भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं वो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है। इसी कारण से याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। मैंने आपको बता दिया कि उनका एक ही तर्क था जो एडवोकेट की तरफ से, जो स्टेट की तरफ से पक्ष रखा गया कि उनके पास अपेक्षित जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए वो क्वालिफिकेशन नहीं है। इस कारण से उन लोगों को काउंसलिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। जबकि मैंने कहा कि एनसीटी के नोटिफिकेशन 2014 का उसमें रेफरेंस दिया, 2014 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम दिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने टीचर बनने के लिए अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली गई है। तो ये मैं आपको कोर्ट का पक्ष बता रहा हूँ कि कल की जो सुनवाई हुई उसका बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि इसी कारण से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा में अपेक्षित क्वालिफिकेशन नहीं है या डिप्लोमा नहीं है, तो इस कारण से इनको नहीं बुलाया गया। याचिकाकर्ताओं की वकील की तरफ से पक्ष रखा गया कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पास क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो न्यूनतम योग्यता वो लोग रखते हैं। यानी कि याचिकाकर्ता जो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए वो न्यूनतम योग्यता याचिकाकर्ता रखते हैं। और काउंसलिंग में न बुलाना जो है विभाग की अपनी मनमानी है। तो उन्होंने कहा कि जो एनसीटी से जारी नोटिफिकेशन है, एनसीटी द्वारा जो जारी अधिसूचना, उसके तहत याचिकाकर्ताओं के पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो न्यूनतम योग्यता है। यानी कि उनके पास वो न्यूनतम योग्यता रखते हैं जिसके कारण वो काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर उनको काउंसलिंग में नहीं बुलाया जा रहा तो ये विभाग की अपनी मनमानी है। कोर्ट की तरफ से बीएड ब्रिज कोर्स के पक्ष को समझते हुए राज्य के महाधिवक्ता से जवाब पूछा गया। राज्य के जो एसजी थे, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल, तो जनरल एडवोकेट, उनसे जवाब पूछा गया कि क्या ऐसा है। तो तब उन्होंने राज्य की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। तो उन्होंने 2 सप्ताह का समय मांगा गया है और अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2023 को होगी। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो जेबीटी भर्ती काउंसलिंग चल रही है उस जेबीटी भर्ती काउंसलिंग को जारी रखा जाए, लेकिन इनको नियुक्ति, जब तक इनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन रखा जाएगा, यानी कि कोर्ट के आर्डर के बाद ही इनको नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग जो है कि इनकी रोक दी गई है। ज्वाइनिंग रोक दी का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट की तरफ से नियुक्ति को लेकर के कहा गया कि बिना कोर्ट की अनुमति के इन लोगों को नियुक्ति नहीं दी जाएगी और काउंसलिंग इनकी जारी रहेगी। यानी कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो क्यों रोकी गई, जब तक इसमें कोई फैसला नहीं आ जाता है। तो साथियों, आपने देख लिया है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी, कल का जो विशेष डिस्कशन था उस डिस्कशन को मैंने आपको समझाया। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जेबीटी वाले पलटवार करेंगे और जेबीटी वाले पलटवार करने भी चाहिए क्योंकि वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। तो ये बहुत मज़े की बात है। मैं चाहता हूं कि अब जेबीटी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स में पलटवार करेगा तो निश्चित रूप से एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2014 और एनसीटी की जो अधिसूचना है जिसमें रिकॉग्निशन को लेकर के 22 सितंबर 2017 का रिकॉग्निशन को लेकर के डिस्कस होगा, उस डिस्कस की भी बात होगी। वो कोर्ट में वो सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे जिनको लेकर के एमएचआरडी ने जो है कि एनसीटी को डायरेक्शन दिया था, एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई और एनसीटी की क्लॉज 12 के तहत पावर का यूज किया गया है। क्लॉज 12 के तहत एनसीटी की जो पावर होती है उसका यूज किया गया है और एनसीटी एक्ट 29 के अकॉर्डिंग
सारे रूल रेगुलेशनों पर बात की गई है। यानी कि एनसीटी का जो रूल 29 है, एनसीटी का नियम 29 के तहत ये सारे प्रावधानों का अनुपालन किया गया है, एक्सपर्ट कमेटी का किया गया। तो इन सारी चीज़ों में डिस्कस होगा कि मैं साथियों आपसे यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको ऐसा पक्ष नहीं रहा होगा कि जो नहीं समझ पाए। मैंने आपको 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए इतने बढ़िया तरीके से ये चीज़ समझाया गया है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जेबीटी आप पर पलटवार करे। और दूसरी बात है कि कोर्ट के सामने जेबीटी का भी पक्ष जाए, आपका भी पक्ष जाए। और मैंने आपके एडवोकेट को ये भी बोल दिया कि सर एनसीटी को पार्टी बनाया जाए, और उन्होंने एनसीटी को पार्टी बनाने के लिए हाँ बोल दिया। मैंने कहा सर एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को भी पार्टी बनाया जाए, जिससे ये पता लग जाएगा कि कितने प्रशिक्षक यानी कि जो मास्टर ट्रेनर हैं कि ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षित किए गए, कितने सेंटर रखे गए, कितने नोडल सेंटर रखे गए, और कितने दिवसीय इन प्राध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ जो ट्रेनिंग देने के लिए, जिनको एमटीज कहते हैं, मास्टर ट्रेनर करते हैं, उनमें खर्चा आया। राज्य के अंतर्गत एससीईआरटी की तरफ से कितना खर्च किया गया और सेंट्रल की तरफ से कितना सरकारी कोष से बजट गया है। तो इस प्रशिक्षण को लेकर के पूरे एससीईआरटी को भी पार्टी बनाना जरूरी है। कितने जो है कि ट्रेनिंग सेंटर रखे गए और कितने एग्जाम सेंटर बनाए गए, ये सारी चीज़ें जो है कि मैंने एससीईआरटी इस चीज़ को बताया कि एससीईआरटी को पार्टी बनाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आएगी। और देखिए बहुत सारे साथी एक चीज़ और कर रहे थे कि जो आरटीई लगा है, देखिए आरटीई में उन्होंने कहा कि ये कोर्स यहाँ सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होगा। उसको भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जो सूचना का अधिकार हिमाचल प्रदेश के जेबीटी की तरफ से लगाया गया, उसी सूचना अधिकार के तहत जेबीटी वाले फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात भी मैं बता दूंगा। मैंने एडवोकेट को बताया भी, मैंने कहा सर यहाँ पर भी देखिए और ये जो बात कल कोर्ट में कहेगी, उन दोनों चीज़ों का मिलान करिए कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, अपेक्षित क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए अपेक्षित क्वालिफिकेशन के लिए यही कोर्स कराया गया और इसी अपेक्षित क्वालिफिकेशन को ये डिनाई कर रहे हैं। 2 पॉइंट अलग अलग कि एक ही पॉइंट के 2 अलग अलग पहलू यहाँ पर दे रहे हैं कि यानी कि कुल मिलाकर के एक राज्य में एक ही कानून चलेगा, 2 कानून नहीं चलेंगे। इस चीज़ को आप भी जानते, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। और मैं इसमें आपको पूरा वीडियो दूंगा, पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें समझाऊंगा कि जो यहाँ पर कहा गया कि आपने ये चीज़ देखा कि प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का अपेक्षित डिप्लोमा नहीं है। ये किसी भी याचिकाकर्ता के पास जूनियर बेसिक कोर्स जेबीटी या प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का अपेक्षित डिप्लोमा नहीं है। वही सूचना अधिकार में भी कहा कि जिन बीएड कैंडिडेट के पास प्रारंभिक शिक्षा में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा में अपेक्षित डिप्लोमा नहीं है, उन्हीं लोगों को ये ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है, यानी कि वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सके। जब कोर्स हो गया तो कैसे वैलिड नहीं है, तो आप इस बात को भी तो समझिए। तो साथियों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उनसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपका पक्ष हर हिमाचल के व्यक्ति तक पहुंचे। हर बंदे को, पड़ोसी भी है ना, वो अगर आपके व्हाट्सएप में है तो वीडियो शेयर कर दो कि हमारा ये मैटर चल रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि मैंने आपसे यही चीज़ कहा कि जो अपेक्षित क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है। अगर सरकार ने भी उस अपेक्षित क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण करवाया है, ये उन्होंने अपने सूचनाधिकार में कह दिया, उसी सूचनाधिकार को काउंटर करेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल रहेंगे, क्योंकि उस सूचनाधिकार को भी वो लगना चाहिए, उसको काउंटर करना चाहिए। ये बात मैं बता देता हूँ, कहीं न कहीं जेबीटी का जो सूचनाधिकार है जेबीटी के लिए घातक बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।